आगे हमारा इसी क्रम में पॉइंट है संविधान की विशेषता में धर्मनिरपेक्ष राज्य। हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्यवस्था की गई है। सभी धर्मों को बराबर का अधिकार है। किसी भी धर्म को राज्य की तरफ से या सरकार की तरफ से उपाधि नहीं दी गई है, न किसी को जनता पर जोर जबरदस्ती है कि वो इसी धर्म को अपनाएगा। सभी को बराबर धर्मनिरपेक्ष, इसलिए हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि सभी अपने धर्म के लिए स्वतंत्र हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। हमारे देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। उस समय हमारे देश में 21 वर्ष निर्वाचन की आयु थी। 21 वर्ष का होने पर उसे वह निर्वाचन में स्वतंत्रता प्राप्त थी। स्वतंत्र रूप से किसी को अपना वोट देने का अधिकार प्राप्त था। परंतु जब राजीव गांधी आई उस समय उनकी उस 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1988 में यह आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। कोई भी जाति, कोई भी लिंग, कोई भी धर्म, कोई भी समाज किसी से संबंध रखता हो, वह अपना स्वतंत्र वयस्क मताधिकार 18 वर्ष का होने पर किसी को भी अपना प्रतिनिधि को दे सकता है। नंबर 2, नंबर 13 हमारा एकल नागरिकता। हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। किसी भी राज्य में और केंद्र में अलग अलग नागरिकता नहीं है। पूरे देश की, संपूर्ण देश में एक ही नागरिकता है। और यहाँ पर ये बताया गया है कि किसी भी राज्य में जाने पर उसे राजनीतिक और नागरिक अधिकार समान रूप से प्राप्त होंगे। यह हमारे देश में एकहरी नागरिकता का महत्वपूर्ण उदाहरण है। आगे हमारा देश में स्वतंत्र निकाय, हमारे देश में स्वतंत्र निकाय की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्र निकाय में आता है जैसे स्वतंत्र संसद है हमारे देश की, और निर्वाचन आयोग स्वतंत्रता रूप में होते हैं। कोई भी अपना निर्वाचन देने के लिए स्वतंत्र है। और वह महाभारत का महालेखाकार भी हमारे देश में स्वतंत्र व्यवस्था है। और वह केंद्र में कोई भी भर्ती, कोई भी राज्य में कोई भी आयोग होते हैं उनके द्वारा जो सब निकाली जाती हैं भर्तियाँ, वो जगह वगैरह, उनमें सबके लिए वह स्वतंत्र रूप से आवेदन कर सकता है। इसमें आगे का हमारा नंबर 15 पॉइंट आएगा आपातकालीन स्थिति। हमारे देश में आपातकालीन स्थिति की 3 व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारे देश में 3 आपातकालीन, एक राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और वित्तीय तंत्र के स्तर पर। तो नंबर 15 हमारा पॉइंट आएगा आपातकालीन स्थिति। हमारे देश में आपातकालीन प्रावधान किया गया है। नंबर 1, 3 प्रावधान किए गए हैं हमारे उसमें। राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है, बाह्य आक्रमण होने पर राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है। राष्ट्रीय आपातकालीन व्यवस्था है हमारे स्तर पर, मतलब युद्ध होने पर, किसी बाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह होने पर, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह होने पर, सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति में हमारे देश में आपातकालीन की व्यवस्था की गई है। इसमें हमारा नंबर 2, राज्य स्तर पर हमारे देश में आपातकालीन की व्यवस्था की गई राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। जब हमारे राज्य का संवैधानिक तंत्र जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो हमारे देश में राष्ट्रीय शासन लागू हो जाता है। जब हमारे देश में आपातकालीन की
व्यवस्था की गई है। नंबर 3, जब हमारे देश में वित्तीय संकट, किसी आपदा के कारण किसी वित्तीय संकट की व्यवस्था हो जाती है, उस समय हमारे देश में वित्तीय संकट के कारण आपातकालीन व्यवस्था की गई है। नंबर 3, वित्तीय संकट की स्थिति पर, वित्तीय संकट होने पर वित्तीय संकट होने पर इस प्रकार हमारे संविधान में आपातकाल की व्यवस्था की गई है। राष्ट्र बाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह होने पर और राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर और वित्तीय संकट होने पर, ये साथ के साथ याद भी करते जाने हैं। और आगे का हमारा नंबर 16वां पॉइंट आएगा त्रिस्तरीय सरकार। हमारे देश में त्रिस्तरीय सरकार है जो विश्व में कहीं नहीं है। त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था की गई है। त्रिस्तरीय सरकार, त्रिस्तरीय सरकार नंबर 1 केंद्र में सरकार है, फिर उसके बाद क्रम के बाद राज्य में, उसके बाद नंबर 3 स्थानीय स्तर पर। और स्थानीय स्तर पर यह हमारा पॉइंट 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था। तो ये कब किया गया था? 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा। चौहत्तरवें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। तिहत्तरवें 74वें संविधान संशोधन द्वारा 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 1992 में। उन्नीस सौ बानवे में किया गया था। 1992 में किया गया था। इस प्रकार हमारे देश में केंद्र में, राज्य में, स्थानीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसलिए आगे का हमारा पॉइंट आएगा सहकारी समितियाँ। सहकारी समितियाँ ये हमारे देश में 2011 में जोड़ी गई हैं। तो आगे का पॉइंट है, ये हमारा अंतिम पॉइंट है, सहकारी। इसी क्रम में ये उसके बाद 15वां ये हो गया, 16वां और 17वां होगा हमारा पॉइंट आएगा हमारा सहकारी समितियां। ये सहकारी समितियों को 2011 में जोड़ा गया है। हमारे देश में सहकारी समितियां ये 2011 में जोड़ी गई हैं, तो संविधान की विशेषताओं के रूप में। ये 97वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 97वें संशोधन द्वारा। नोट करें, 97वें संशोधन द्वारा। संशोधन द्वारा जोड़ा गया है।
इसमें हमारे देश में जो सहकारी समितियां हैं वो उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया है, संवैधानिक दर्जा गया है और उन्हें संरक्षण भी प्राप्त है। क्या दिया गया है? संवैधानिक दर्जा और संरक्षण। संवैधानिक दर्जा दिया गया है और संरक्षण भी प्राप्त है। सहकारी समितियां जो 2011 में जोड़ी गई हैं, लास्ट पॉइंट है इसमें 97वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ये संवैधानिक दर्जा प्राप्त करती हैं और संरक्षण भी प्राप्त करती हैं। इसी कारण हमारे देश में इतनी बहुत सारी 17 विशेषताएं, या हमारे संविधान की एक के बाद 17 विशेषताएं हैं, इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसी कारण हमारे देश का संविधान सबसे विस्तृत है और लंबा है। धन्यवाद। और वह हमने संविधान की विशेषताएं तो पढ़ ली, अब इसमें हम आगे का लास्ट पॉइंट है संविधान की आलोचना। हमारे संविधान की आलोचना इसलिए हुई है क्योंकि हमारा संविधान इतना विस्तृत बना दिया गया है। इसमें बहुत से विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। कुछ लोगों ने इसे उद्धार का थैला कहा है। उद्धार का थैला क्यों कहा जाता है? क्योंकि किसी देश से, सब में से ब्रिटेन से ले ली संसदीय प्रणाली, अमेरिका से ले लिए मौलिक अधिकार, ऑस्ट्रेलिया से ले लिए भाषा, और उससे राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड से ले लिए। ऐसे ही किसी न किसी से लेके बहुत सारे लिए स्रोत हैं इसके। इस कारण इसको विद्वानों ने उद्धार का थैला कहा है, क्योंकि इतने सारे स्रोतों के होने के बावजूद इस कारण इसको उद्धार का थैला कहा जाता है। विद्वानों पर इस पर विवाद भी हुआ है। आगे यह हमारे संविधान की आलोचना विद्वानों ने इस प्रकार भी की है क्योंकि यह 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है। 1935 के जो अधिनियम था उसका कार्बन कॉपी इसलिए कि उसके यों के त्यों प्रबंधों को यों के त्यों ही स्वीकार कर लिया गया, उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया। इसीलिए सब विद्वानों ने इसको 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी कहा है। और भारतीय विरोधी भी कहा है विद्वानों ने इसलिए भारतीय विरोधी क्यों? क्योंकि इसमें भारतीयों के लिए कोई स्पेशल प्रावधान नहीं किया गया। इसमें भारतीयों को बहुत सारा घुमा फिरा के गुमराह किया गया है। इस कारण यह संविधान भारतीय विरोधी भी कहा गया है। और गांधीवादी से दूर है क्योंकि गांधी जी के नियमों पर आधारित नहीं उतरा खरा। गांधी जी चाहते थे उस हिसाब से यह संविधान पूर्ण रूप से उनके तथ्यों पर, उनके सत्यों पर आधारित नहीं उतरा, इसलिए यह गांधीवादी से दूर है। या इसलिए विद्वानों ने इसे गांधीवादी से दूर कहा है। नंबर आगे विशालकाय, इसकी आलोचना और हमारे विद्वानों ने कहा यह विशालकाय आकार है। इसका आकार इतना विशालकाय कर दिया है कि आम जनता उपबंधों में, कानूनों में उलझती रहती है। उसे जो चाहती है, जो उसे न्याय मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पाता है। तो इसलिए यह विशालकाय आकार कहा गया है। इसकी आलोचना विशालकाय आकार करके बोली गई है। आगे हमारा पॉइंट आता है इसमें आलोचना के रूप में वकीलों का स्वर्ग। इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। कोई भी आदमी अपनी रिट वगैरह डालने के लिए उसे स्वतंत्र तो है, परंतु उसे तुरंत की तुरंत उसके निर्णय प्राप्त नहीं होता। उस निर्णय के चक्कर में उसके 10-20 साल निकल जाते हैं। इसलिए वकील उसे घुमाते रहते हैं, कभी यहाँ जाओ कभी वहाँ जाओ। इस चक्कर में इसे वकीलों का स्वर्ग कह के विद्वानों ने इसकी आलोचना की गई है। हमारे भारत का संविधान वैसे इतनी सारी आलोचना तो है ही, फिर भी इसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं। आज हम यहीं ख़त्म करते, आगे की क्लास हम आगे लेंगे। और जब कोई परेशानी या कुछ और इतने सारे पॉइंट लिखने के बावजूद इसमें कोई परेशानी या कुछ समस्या हो तो उसे कमेंट में लिख के बताएं। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।